अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स लेक्चर 1 यूनिट 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। फर्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? इन मैकेनिक्स एंड फिजिक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन or oscillation where the restoring force is directly proportional to the displacement and acts in the direction opposite to the displacement। मैकेनिक्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो टाइप है पीरियोडिक मोशन की वाइब्रेटरी मोशन। जैसे वाइब्रेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन में हमने पढ़ा टू एंड फ्रो मोशन, ये भी बेसिकली एक वाइब्रेटरी मोशन है, लेकिन इसमें हम विद रिस्पेक्ट टू पीरियड या विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड या दूसरे फैक्टर्स को हम इसमें लाजमी जो है वो स्टडी करते हैं, पीरियोडिक मोशन को स्टडी करते हैं। इस वजह से इसको स्पेशल नाम दिया गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसकी जो एग्जांपल है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के, एक्ट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। या एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्टिंग एंड ऑपोजिट टू इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जो रिस्टोरिंग फोर्स है या एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? डिस्प्लेसमेंट के, और उनकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट के। इसके जो केसेस हैं वो तीन तरह के केसेस हम इसमें स्टडी करेंगे: मैस स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बॉल सिस्टम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इस तरह हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी इसकी एग्जांपल है। यहाँ पे हमने तीन तरह की जो है वो केसेस को स्टडी करेंगे। मैस स्प्रिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट केस है, और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये दोनों जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो show that the motion of mass attached to the end of a spring is simple harmonic motion। हमने ये जो है वो शो करवाना है, हमने ये प्रूव करना है कि जो मैस स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। या इसका दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो prove that the mass spring system motion of mass spring system is a simple harmonic motion। तो हम स्टार्ट करते हैं। मोशन मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। कंसिडर मैस m अटैच टू द एंड ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग। हम एक मैस लेंगे जिसको अटैच करेंगे स्प्रिंग के साथ, और उसका एक एंड स्प्रिंग का अटैच हुआ मैस m के साथ, और दूसरा जो उसका एंड है वो फिक्स्ड सपोर्ट के साथ, किसी भी फिक्स्ड जो है वो सपोर्ट के साथ, दीवार के साथ, वॉल के साथ जो है वो स्प्रिंग को हम अटैच करेंगे। और वो पूरा सेटअप जो स्प्रिंग और मैस जिनको हमने अटैच किया है वो स्मूथ सरफेस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, या स्ट्रेट जो सीधी प्लेन सरफेस है उसके ऊपर प्लेस हुए हुए होंगे। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैस, इफ यू डिस्प्लेस द मैस m ऑफ इट्स मीन पोजीशन O, अगर हम मैस m को प्लेस करें मीन पोजीशन O के ऊपर, और दोनों साइड पे सेम डिस्टेंस के ऊपर, सेंटर के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी हम दो पॉइंट लगा लें सेम डिस्टेंस के ऊपर। एक पॉइंट को हम नाम देंगे A और दूसरे को देंगे B। अगर हम उसको स्प्रिंग को पकड़कर, मैस M को पकड़कर स्प्रिंग के साथ जो है वो खींचते हैं, तो स्प्रिंग क्या हो जाता है? स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच हो जाता है, फैल जाता है, और हम उस मैस M को ले जाएंगे पॉइंट A के ऊपर। अब जब पॉइंट ए के ऊपर स्प्रिंग को हमने खींचा है, जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो स्प्रिंग को जो ही हम रिलीज करते हैं, स्प्रिंग क्या करता है? अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस जाता है। तो जब उसके साथ मैस m बंधा हुआ है तो हमने उसको खींचा है, हमने उसको पकड़कर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और उसको लेकर के गए हैं पॉइंट ए के ऊपर। जो ही हम उसके ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स रिलीज करेंगे, हटाएंगे, तो क्या होगा? स्प्रिंग उस मैस को अपनी पहले वाली पोजीशन की तरफ क्या करेगा? खींचेगा, उसको अपनी पहली वाली पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट करके लेकर जाएगा। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट ओ से पॉइंट ए तक है उसको हम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स के साथ जो है वो रिप्लेस करते हैं, या उसको पॉजिटिव एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो जो फोर्स है, जब हमने उसको स्प्रिंग के साथ मैस को जो है वो हमने खींचा, उसको ले करके गए पॉइंट ए के ऊपर, तो क्या हुआ? पॉइंट ए के ऊपर जाते ही स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आ गई जो क्या करती है? उस मैस को वापस अपनी पोजीशन की तरफ, मेन पोजीशन की तरफ, सेंटर की तरफ खींचती है, उसको पीछे की तरफ जो है वो उसके ऊपर अप्लाई होती है। तो वो जो फोर्स उस स्प्रिंग के अंदर मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। A restoring force always push or pull the object
परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करती है या पुल करती है अपनी मीन पोजीशन की तरफ। इसकी जो नीचे फिगर है आप देख लें, दरमियान में एक लाइन जो डैश लाइन आपको नजर आ रही है, एक तरफ जो डिस्टेंस है स्प्रिंग के वो x नॉट नीचे गिवन है, दूसरी तरफ x गिवन है, और दरमियान में बिल्कुल जो है वो एक लाइन है। अब जहाँ पे ये पिंक कलर का मैस प्लेस हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे ये वाली जो लाइन है, इस पॉइंट को हम कहेंगे A, और इस तरफ सेम डिस्टेंस के ऊपर एक लाइन लगाएंगे, वो क्या होगा B। हमने यहाँ से, ये उसकी मीन पोजीशन है, यहाँ से हमने उस स्प्रिंग को मैस M की बॉडी को जो है वो यहाँ से पकड़ करके हम इस पॉइंट के ऊपर लेकर के गए। अब पहले स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में था, अब जो है स्प्रिंग के अंदर क्या आ गया, स्ट्रेच आ गया। जो ही हम यहाँ से इस मैस को रिलीज करेंगे तो मैस क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा अपनी बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ, इस तरफ। अब जब इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो क्या होगा, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो अगले स्लाइड में देखते हैं। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो ही हम मैस m के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसको इस पॉइंट के ऊपर से, इस लाइन से आगे मूव करते हैं राइट साइड पे इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट तक का, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव x। अब ऊपर एक रिलेशन लिखा हुआ है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये किसका रिलेशन है, आपने 9th क्लास में हुक्स लॉ पढ़ा है, ये हुक्स लॉ का रिलेशन है फॉर अ स्प्रिंग सिस्टम। अब हुक्स लॉ को यूज करेंगे और ये जो है वो रिलेशन आगे इससे जो है वो हम ड्राइव करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या होती है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F फोर्स इक्वल है माइनस के एक्स। के क्या है, के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हम रिलीज करते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, एंड F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या है आपके पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है, ये के डिपेंड करता है इसकी वैल्यू स्प्रिंग की स्टिफनेस या सॉफ्टनेस के ऊपर, कि कितना स्प्रिंग सॉफ्ट है, कितना स्प्रिंग स्टिफ है, या कितना हार्ड है। नेगेटिव साइन इंडिकेट द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है कि फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ हो रहा है, फोर्स उसके ऑपोजिट हो, जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऑपोजिट होगी। अगर जो है वो डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ होगा, अगर हम पीछे वाली जो है उस स्लाइड में अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें तो अब फोर्स किस तरफ होगी, आगे की तरफ। अब स्प्रिंग जब यूं ही रिलीज होगा तो स्प्रिंग किधर बॉडी को मूव करवाएगा, राइट साइड पे। अब हमने जब उसको राइट साइड पे मूव किया, स्प्रिंग उसको किधर खींच रहा है, लेफ्ट साइड पे। तो स्प्रिंग को अगर हम दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो वो क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ होगी। अगर हम स्प्रिंग को खींचेंगे और उसको जो है वो लंबा कर देंगे, उसको स्ट्रेच कर देंगे, तो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ होगी, पीछे की तरफ होगी। तो इसका जो रिलेशन है हमारे पास, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है, फोर्स की डायरेक्शन बताता है कि वो अपोजिट है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। स्प्रिंग कांस्टेंट, जैसे पहले मैंने बताया कि स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू जो मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग, स्टिफ स्प्रिंग हैज लार्ज वैल्यू। के वैल्यू जितना स्टिफ होगा इतनी के की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना सॉफ्ट होगा इतनी के की वैल्यू कम होगी। अब हम जो ही उसको रिलीज करते हैं मैस एम की बॉडी को, तो क्या होता है, जैसे नीचे फिगर में आप देखें तो होल्ड किया हुआ है हाथ के साथ उसने, तो क्या होता है, जो ही यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ से रिलीज होता है तो बॉडी ये मूव करता है किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। If we release the mass m at the point A, it moves backward to O. At point O, it will not stop. अब जब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से हमने रिलीज किया तो यहाँ पे जहाँ पे O है वहां पे पहुंचेगा, तो ये रुकेगा नहीं, बल्कि ये क्या करेगा, उस मीन पोजीशन से या उस सेंटर से जहां से हमने उसको आगे की तरफ खींचा था, वो वहां पे रुकेगा नहीं बल्कि पीछे की तरफ मूव करेगा। क्यों, उसकी रीजन है ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता है, इनर्शिया क्या कंडीशन होती है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करता है। अब जब आपने उसको मूव करवाया और पॉइंट ए के ऊपर ले गए, ओ से ए के ऊपर, तो जो ही वो पीछे आया तो अब मोशन की फॉर्म में, मोशन की स्टेट में, तो अब वो ओ के ऊपर
अपनी मोशन की स्टेट को जो है वो कंटिन्यू करते हुए रुकेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, मूव करेगा पीछे की तरफ, कंप्रेस हो जाएगा। अब स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग के अंदर अगेन क्या आ जाएगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। अब जब बी के ऊपर पहुंचेगा तो अगेन स्प्रिंग के अंदर इतनी रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी कि वो उसको स्टॉप करेगा पहले, और फिर उसको आगे की तरफ अपनी मीन पोजीशन ओ की तरफ या सेंटर की तरफ उसको क्या करवाएगा, मूव करवाएगा। तो अब क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो न्यूटन जहां पे भी मैस एम का बॉडी एक्सेलरेट करता है तो वहां पे हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ की वजह से, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो क्या हुआ हमारे पास रिलेशन न्यूटन सेकंड लॉ का, F इज इक्वल टू एम ए। अब हमने ऊपर एक रिलेशन देखा हुक्स लॉ का, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ पे हमने रिलेशन देखा F इज इक्वल टू एम ए। अब हम क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करवाएंगे, जो इक्वेशन 2 या फोर्स हुक्स लॉ की जो फोर्स है और एम ए की जो फोर्स है, दोनों की फोर्स बेसिकली क्या है, सेम है, लेकिन उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और ऊपर जो है वो हुक्स लॉ, उसके अंदर स्प्रिंग इलास्टिसिटी है, तो इलास्टिक होने की वजह से हुक्स लॉ और एक्सेलरेशन की वजह से न्यूटन सेकंड लॉ, दोनों का कंपैरिजन करवाया। एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हम यहाँ से एक्सेलरेशन या जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन देखेंगे कि आया कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है भी या नहीं स्प्रिंग मैस सिस्टम की। तो हमने क्या किया, एम जो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, इक्वल की दूसरी तरफ मूव किया, तो हमारे पास रिलेशन बन गया ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम, माइनस के एक्स ओवर एम। अब अगर हम देखें तो के क्या है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट मींस उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब डिस्टेंस जो है वो जब हम उसको खींचते हैं तो चेंज हो जाता है, जब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो पीछे आता है तब भी डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इसी तरह मैस एम जो है, जो हमने एक दफा मैस और स्प्रिंग के साथ बांधा है, वही मैस जो है वो पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान रहा, तो इसका मतलब है मैस भी कांस्टेंट है, मैस चेंज नहीं हो रहा। मूवमेंट के दौरान, इलास्टिसिटी के दौरान, रिस्टोरिंग फोर्स के दौरान मैस के ऊपर कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ रहा, उसके ऊपर कोई जो है वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा। तो मैस और के स्प्रिंग की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, बाकी सारी वैल्यूज क्या हैं, वेरिएबल हैं। तो हम के और एम को अगर कांस्टेंट यूज करें, एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू माइनस इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह क्या है, के ओवर एम इंटू एक्स। अब जब भी हम कांस्टेंट और इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या प्लेस कर सकते हैं, कांस्टेंट और इक्वल की जगह हमने क्या प्रोपोर्शनल का साइन प्लेस किया, ए प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, तो हमने प्रूव कर लिया कि एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर। एनर्जी के फैक्टर्स हैं, इसमें एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वेरिफिकेशन भी होती है, यहाँ से इसका क्वेश्चन भी आ सकता है या एनर्जी का फैक्टर हो सकता है। तो एनर्जी का फैक्टर क्या है कि जब बॉडी मूव कर रहा है तो ड्यूरिंग मूवमेंट बॉडी की कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। मूव करते हुए बॉडी की एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन मास इज मूविंग अलोंग मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब क्योंकि वो मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी, जीरो होगी। ड्यूरिंग मोशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब जब वो पॉइंट ए के ऊपर पहुंचता है, हमने उसको मूव करवाया मीन पोजीशन से और ए के ऊपर ले गए, पॉइंट ए के ऊपर, और वहां से जब रिलीज किया तो वो मीन पोजीशन से गुजर कर पॉइंट ए के ऊपर पहुंचा। तो जब हमने ए के ऊपर लेकर गए तो वहां पे कुछ देर के लिए क्या किया, उस बॉडी ने स्टॉप किया, तो उसका मतलब है उसने एक पोजीशन ले ली। तो एट ए या एक्सट्रीम पोजीशन ए पे उसकी क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा बल्कि वहां पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। लेकिन जब वो मूव करता है मीन पोजीशन की तरफ, तो अब उसकी एनर्जी क्या, उसकी मोशन जो है वो बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। लेकिन जब वो मूव करता है पॉइंट बी की तरफ, ओ से गुजर कर ड्यू टू इनर्शिया वो मूव करता है बी की तरफ, जब बी की ऊपर पहुंचता है स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, अगेन वो क्या करता है, स्टॉप होता है बॉडी। तो जब बी के ऊपर पहुंचकर अगेन स्टॉप होता है तो बॉडी एक पोजीशन पे पहुंचता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या हो जाती है, मैक्सिमम। लेकिन इन एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी के ऊपर क्योंकि बॉडी स्टॉप किया हुआ है, तो उसके स्टॉप करने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। इसके बाद है वेरिएशन इन स्पीड, एक्सेलरेशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स। स्पीड जो है वो इंक्रीज करती है जब बॉडी मूव करता है मीन पोजीशन की तरफ, और एक्सेलरेशन जो है वो उसकी
रिस्टोर मूव बढ़ता जाता है जब वो मूव करता है किधर, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। स्पीड एंड एक्सेलरेशन डिक्रीजेस व्हेन इट्स मूव, सॉरी स्पीड जो है वो डिक्रीज करती है, एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है। इसके बाद है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का फैक्टर क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड, रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज करती है जब बॉडी मूव करता है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। मीन जैसे जैसे जो है वो स्प्रिंग स्ट्रेच होता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे जैसे कंप्रेस करते जाते हैं तो उसके अंदर की जो फोर्स है रेजिस्ट करने की, रिस्टोरिंग फोर्स, वो क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद ना हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं ना उसको स्ट्रेच करते हैं। तो जैसे ही वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं, तो उसको छोटा करते हैं या उसको लंबा करते हैं उसकी नॉर्मल पोजीशन से, तो क्या होती जाती है, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज करती जाती है और रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज करती है जैसे जैसे वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड, अब इसके साथ कौन कौन से फैक्टर हैं, मैस m बना हुआ है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, बस यही दो चीजें। तो उसका टाइम पीरियड डिपेंड करेगा t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। 2 पाई क्यों यूज हुआ, क्योंकि उसका जो पीरियड है वो बेसिकली कितने का है, 360 का। ये 2 पाई का वो एंगल जो है वो कितने का है, 2 पाई का है। तो 2 पाई किसकी वजह से, पीरियड की वजह से या फेज की वजह से, और मैस क्योंकि उसके साथ मैस बना हुआ है, डिवाइडेड बाय k कांस्टेंट वैल्यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।